नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम रश्मि है, लेकिन मेरे ससुराल में सब मुझे रशीली भाभी ही बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी उम्र अभी सिर्फ 27 साल है। शादी को ठीक 2 साल हुए हैं और मेरा बदन, अरे, मैं खुद भी शर्माती हूँ जब आईने में देखती हूँ। काया ऐसी है कि साड़ी की पल्लू भी कभी-कभी फिसलने का बहाना ढूंढती लगती है। गोल-मटोल कमर, ऊपर की तरफ थोड़ी भरी हुई छातियाँ जो सांस लेते ही ऊपर नीचे होती रहती हैं, और नीचे की तरफ वो गोलाई जो चलते वक्त थोड़ा थोड़ा हिलती है, मानो कोई लहर दौड़ रही हो। राजेश मेरे पति हैं, अच्छे इंसान हैं, लेकिन काम में इतने डूबे रहते हैं कि कभी कभी लगता है जैसे घर में मैं अकेली ही हूँ। रात को बिस्तर पर लेटकर जब वो थकान से सो जाते हैं तो मैं करवटें बदलती रहती हूँ। शरीर में वो आग सुलगती रहती है जो बुझने का नाम नहीं लेती। हमारे गांव का नाम है रामपुर, छोटा सा, जहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं। मेरे ससुर जी का नाम है रामलाल। उम्र 58 साल, लेकिन ताकत अभी भी जवान है। कंधे चौड़े, मूछें पतली और बात करने का अंदाज ऐसा कि सुनने वाला खो ही जाता है। उनकी आवाज में वो गहराई है जो सीधे दिल तक उतर जाती है। सासू माँ तो गुजर चुकी हैं, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी अब मेरे और ससुर जी के ऊपर है। छोटा देवर भी है, लेकिन वो शहर में पढ़ाई करता है, महीने में एक बार आता है। मैं आज आपको अपनी जिंदगी की वो कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कभी-कभी रात को सोते वक्त भी मुझे हंसाती है और कभी-कभी उसमें कुछ डालने को मजबूर कर देती है। वो गर्माहट, वो स्पर्श, वो नजरें, सब कुछ याद आता है तो शरीर सिहर उठता है। वो दिन था जब हमारे गांव में अन्नकूट का त्योहार आया। खेतों से नई फसल आई थी और घर में सारा अनाज एक जगह रखना था। राजेश सुबह सुबह खेत पर चले गए थे, बोले थे शाम तक लौटेंगे। मैं रसोई में चावल दाल बना रही थी जब ससुर जी अंदर आए। उनकी आंखें मेरी तरफ गईं और उन्होंने कहा, रश्मि बेटा, आज अनाज का ढेर लगाना है। अकेले मेरे बस का नहीं, तू थोड़ा हाथ बंटा दे। मैंने साड़ी की पल्लू को ठीक किया, लेकिन वो थोड़ा सरक गई। छातियों की गहराई झांकने लगी। मैंने बोली, जी बाबूजी, मैं आती हूँ। हम दोनों कच्चे मकान के पीछे वाले कमरे में गए, जहाँ अनाज के बोरे रखे थे। कमरा थोड़ा अंधेरा था, लेकिन खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी जो मेरे बदन पर पड़कर चमक उठती थी। ससुर जी बोरे उठा रहे थे और मैं उन्हें एक एक करके ऊपर रख रही थी। उनका हाथ कभी कभी मेरे हाथ से टच हो जाता, कभी कमर को छू जाता और मैं सिहर जाती। वो हंसकर कहते, अरे रशीली, डर मत, ये तो बस अनाज है, गर्मी तो तेरे बदन में है। उनकी उंगलियां मेरी हथेली पर रुक जाती, जैसे जानबूझकर। मैं शर्मा जाती, लेकिन वे हंसकर कहते, हाँ बेटा, जवान उम्र में गर्मी तो लगती ही है। राजेश तो शहर भागता रहता है, तो अकेली कैसे संभालती है? मैंने जवाब दिया, संभाल लेती हूँ बाबूजी, लेकिन कभी कभी अकेलापन दबा देता है। मेरी सांसें तेज हो गईं, छातियां ऊपर नीचे हो रही थीं। बातें ऐसे ही चलती रहीं। अनाज रखते रखते शाम हो गई। पसीना मेरी साड़ी को चिपका रहा था। ब्लाउज पारदर्शी हो गया था और ससुर जी का कुर्ता भी भीगा हुआ था। उनकी छाती की मांसपेशियां साफ दिख रही थीं। उन्होंने कहा, रश्मि, अब आराम कर, तेरी कमर तो ढीली पड़ गई होगी। उनकी नज़र मेरी कमर पर टिक गई।
जहाँ साड़ी लिपटी हुई थी। मैंने कहा, नहीं बाबूजी, आपकी ताकत देखकर मेरी भी हौसला बढ़ गया। वो मुस्कुराए, आंखों में कुछ चमक थी, लेकिन फिर बोले, चल अब रसोई में चले, तेरे हाथ का खाना खाकर ही राजेश आएगा। लेकिन जाते वक्त उनका हाथ मेरी कमर पर फिसला, जैसे सहारा देते हुए, और मैं का शरीर गर्म हो उठा। उसी रात राजेश लौटे तो थकान से सो गए। मैं और ससुर जी रसोई में बैठे चाय पी रहे थे। बातें पुरानी यादों पर चलीं। ससुर जी ने बताया, जब तेरी सासू जी जवान थीं, तब भी ऐसे ही रातों में हम दोनों बैठकर बातें करते थे। वो कहती थीं कि शरीर की गर्मी दिल की ठंडक से कम होती है। उनकी नज़र मेरी गर्दन पर, जहाँ पसीने की बूंदें लुढ़क रही थीं। मैंने शर्माते हुए कहा, बाबूजी, आपकी बातें सुनकर लगता है जैसे अभी भी जवान हो। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, रश्मि बेटा, जवान तो दिल है, शरीर तो बस साथ देता है। तू भी तो रशीली है, राजेश को खुश रखती होगी। मैंने सिर झुकाकर कहा, जी, लेकिन कभी कभी लगता है कि वो समझते ही नहीं। ससुर जी ने चाय का कप रखा और मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। चिंता मत कर, अगर कभी दर्द हो तो बाबूजी से कहना, मैं समझता हूँ। हाथ का स्पर्श गर्म था, उंगलियां धीरे धीरे दबाव बढ़ा रही थीं। मेरी सांसें रुक गईं, लेकिन बस इतना ही। मैं उठ गई और सोने चली गई। दिल में एक अजीब सा खटका था, लेकिन मैंने सोचा शायद बातें ही हैं। रात भर नींद नहीं आई, शरीर में वो आग सुलगती रही। अगले दिन सुबह से ही घर में दही जमाने का काम शुरू हुआ। गांव में दही जमाकर मक्खन निकालना एक पुरानी रस्म है। ससुर जी ने कहा, रश्मि, आज पूरा दिन दही मथना है। तू मटके में दूध डाल, मैं मथनी चलाऊंगा। हम दोनों बैठ गए। मटका मेरे सामने था, मैं दूध डाल रही थी और ससुर जी मथनी घुमा रहे थे। मथनी की रस्सी ऊपर नीचे हो रही थी और मेरी साड़ी का आंचल हिल रहा था। छातियां लहरा रही थीं। उन्होंने मजाक में कहा, देख रशीली, मथनी जितनी तेज घुमाऊं, दही उतना ही गाढ़ा होता है। तेरा भी बदन तो ऐसा ही है, गाढ़ा और स्वादिष्ट। उनकी आंखें मेरी छातियों पर टिक गईं। मैं हंस पड़ी, बाबूजी, आपकी जीभ भी तो मथनी जैसी है। एक बार घुमाई तो पूरा पानी निकल जाता है। वे हंसते रहे, हाँ बेटा, मथना तो पड़ता है। राजेश दूर है, तू अकेली मथती रहती है। कभी मदद चाहिए तो बुला लेना। उनकी नजरें मेरी जांघों पर सरक गईं, जहां साड़ी थोड़ी ऊपर चढ़ गई थी। हम घंटों ऐसे ही बैठे रहे। दही जम गया, मक्खन निकला। बीच बीच में उनकी नजरें मेरी गर्दन पर, छातियों पर टिक जाती और मैं भी शर्मा जाती। लेकिन शरीर में वो कंपन बढ़ता जाता। लेकिन फिर वे कह देते, बेटा, तेरी माँ जैसी ही लगती है तू। शाम को राजेश आए तो हमने सबको मक्खन रोटी खिलाई। राजेश ने कहा, बाबूजी, आपकी और भाभी की जोड़ी तो कमाल है। ससुर जी मुस्कुराए, हाँ बेटा, जोड़ी तो अच्छी है। उनकी नज़र मुझ पर टिकी रही, जैसे कोई राज छुपा हो। दिन ऐसे ही बीतते गए। एक दिन घर में पुराना पीतल का सामान साफ करने का काम आया। सालों पुराने लौटे थालियां निकाली। ससुर जी बोले, रश्मि, आज इनको चमकाना है। तू साबुन लगाकर रगड़, मैं पानी डालूंगा। हम दोनों घुटनों पर बैठे थे। पीतल चमकते वक्त मेरे हाथों पर पानी छींटता, साड़ी भीग जाती।
ब्लाउज मेरे बदन से चिपक जाता, हर उभार साफ दिखने लगता। ससुर जी ने कहा, देख तेरे हाथ कितने नाजुक हैं। राजेश इन हाथों को कभी छूता भी है। उनकी उंगलियां मेरे हाथ पर फिसल रही थीं। मैंने सिर झुकाकर कहा, कभी कभी, लेकिन आप जैसे नहीं। उन्होंने हल्के से मेरे हाथ पर हाथ रखकर कहा, अरे ये तो बस साफ करना है, लेकिन अगर कभी मन भारी हो तो बाबूजी के पास आ जाना, मैं सब साफ कर दूंगा। उनकी सांस मेरे कान पर लग रही थी, गर्माहट फैल रही थी। शाम तक सारा सामान चमक उठा। राजेश ने देखा तो तारीफ की, भाभी आप और बाबूजी ने तो जादू कर दिया। फिर एक दिन गांव में गौ पूजन का कार्यक्रम था। घर में गायों को सजाना था। ससुर जी और मैं दोनों मिलकर गायों को हल्दी कुमकुम लगाते रहे। गाय के थन पर हाथ लगाते वक्त ससुर जी ने कहा, रश्मि देख गाय कितनी दूध देती है, तेरी तरह भरपूर। उनकी नज़र मेरी छातियों पर गई। मैंने शर्माकर कहा, बाबूजी आपकी नज़र तो हमेशा भरपूर चीज़ों पर ही जाती है। वे हंस पड़े। हाँ बेटा, भरपूर चीज़ें ही तो जीवन देती हैं। राजेश को तो पता ही नहीं कि घर में कितना खजाना है। हम घंटों गायों के पास बैठे रहे, बातें परिवार की, जिंदगी की, और कभी-कभी थोड़ी गहरी। उनकी उंगलियां मेरी पीठ पर सरक जाती, जैसे सहारा देते हुए। लेकिन कभी कुछ हुआ नहीं, बस बातें, स्पर्श और वो नजरें जो मेरे बदन को सहला रही थीं। महीनों ऐसे ही बीते। राजेश ज्यादा समय बाहर रहने लगे। मैं और ससुर जी घर संभालते। कभी रात को चाय पीते हुए वे कहते, रश्मि तू रात को अकेली सोती होगी, डर नहीं लगता? मैं कहती, डर तो लगता है बाबूजी, लेकिन आप हैं ना पास में। वे मुस्कुराते, हाँ मैं हूँ, कभी मन हल्का करना हो तो आ जाना। उनकी आंखों में वो चमक जो रात को मुझे बेचैन कर देती। लेकिन मैं जाती नहीं, बस दिल में एक सस्पेंस रहता। लगता जैसे कुछ होने वाला है, लेकिन होता कुछ नहीं। शरीर जलता रहता। फिर एक दिन सब बदल गया। वो दिन था जब राजेश शहर से लौटे और बोले, बाबूजी ने मुझे सब बताया। मैं घबरा गई। ससुर जी मुस्कुरा रहे थे। राजेश ने आगे कहा, बाबूजी ने मुझे बताया कि तुम कितना अकेलापन महसूस करती हो, इसलिए उन्होंने मुझे सुझाया कि हम एक छोटा सा सरप्राइज प्लान करें। मैंने सोचा था कि तुम्हें गुस्सा आएगा, लेकिन बाबूजी ने कहा कि रशीली बेटा तो समझ जाएगी। मैंने पूछा, क्या सरप्राइज? राजेश ने मुझे गोद में उठा लिया और बोला, हमारा बच्चा। बाबूजी ने मुझे समझाया कि तुझे माँ बनने का सपना है। उन्होंने सिर्फ तुझे खुश रखने के लिए वो सारी बातें की, वो स्पर्श, वो नजरें, सब तेरे मन को हल्का करने के लिए। असल में बाबूजी ने मुझे चिट्ठी लिखकर बताया था कि तू अकेली है और मैं ज्यादा बाहर रहता हूँ। उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं सोचा, बस परिवार को जोड़ने की कोशिश की। मैं रो पड़ी। ससुर जी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, रशीली बेटा तू हमारी बहू है। मैंने कभी धोखा नहीं दिया, बस तुझे खुश देखना चाहता था। राजेश अब ज्यादा घर रहेगा। राजेश ने कहा, हाँ अब हम तीनों मिलकर इस घर को और सुंदर बनाएंगे। उस रात हम तीनों बैठकर हंसे। ससुर जी ने मजाक किया, अब बच्चा आएगा तो रशीली भाभी और भी रशीली हो जाएगी। लेकिन अब सब कुछ साफ था। वो सारी गर्मी की बातें, वो स्पर्श, सब एक प्यारे परिवार की कोशिश थी।
कोई धोखा नहीं, कोई गलत इरादा नहीं, बस प्यार, समझ और परिवार। अब मैं माँ बनने वाली हूँ। राजेश घर पर ज्यादा रहता है। ससुर जी अब भी चाय पीते हुए पुरानी बातें याद करते हैं और हंसते हैं। गांव वाले कहते हैं, रामपुर की रशीली भाभी ने परिवार को कैसे जोड़ दिया। और मैं सोचती हूँ कि जिंदगी कितनी मधुर हो सकती है जब दिल साफी। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। थोड़ी सी रशीली, थोड़ी सी सस्पेंस वाली, लेकिन आखिर में सिर्फ प्यार वाली। अगर आपको अच्छी लगी हो तो बताना। रशीली भाभी की तरफ से नमस्ते। अगर आप लोग भी मेरी जैसी कहानी बनाना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए पेड कोर्स।